हेलो एवरीवन। आज का टोटल हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है विश्व छात्र दिवस, अरुणोदय 2.0, राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0, रोजगार प्रयाग योजना। ये टोटल 5 टॉपिक हैं। अगर इन टॉपिक को आप पहले से एनालिसिस कर चुके हैं तो वीडियो प्लीज आप स्किप कर देना। अगर अभी तक आपने इसको कवर नहीं किया है तो ये करंट अफेयर के सेगमेंट हैं, आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। फुल कोशिश यही रहेगी कि अगर एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। उसी लेवल पे हम लोग एनालिसिस भी करेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस तो किस डेट को मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस डेट को रखा गया है और यह दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनका योगदान छात्रों के लिए, छात्रों के मोटिवेशन के लिए, उनके करियर के लिए काफी योगदान रहा है छात्रों के जीवन में। उसी को याद करते हुए इस जयंती को मनाया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वैश्विक स्तर पर मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई है, तो याद रखना 2010 से वैश्विक स्तर पर मनाए जाने की शुरुआत की गई है। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। विश्व छात्र दिवस 2023 का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो फेल, सीखने की दिशा में पहला प्रयास, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ये थीम है 2023 का। जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें तो 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय के शिलांग में इनका लास्ट जीवन इन्होंने जिया। क्लियर। अगर इनके अवार्ड की बात करें तो देखिए पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत रत्न याद रखना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम भारत रत्न से किसी दूसरे के भारत रत्न की तुलना करते हैं तो भी हम याद करते हैं कि इनको भी दिया गया था या साथ में इनको दिया गया था। जैसे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के जाने माने ये वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। तो जब वैज्ञानिक के भारत रत्न की बात आएगी तो भी इनका नाम याद रखना है आपको, ये डेट याद रखना है कि कब इनको दिया गया है। राष्ट्रपति के भारत रत्न की बात आएगी तो भी आपको इनको याद रखना है। तो उसी व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया है। कुछ विशेष अवार्ड हैं, जैसे किंग चार्ल्स सेकेंड अवार्ड इनको मेडल, किंग चार्ल्स सेकेंड मेडल 2007 में दिया गया है। हूवर मेडल 2008 में दिया गया है। तो यहां से आपको सारों में से सिर्फ आपको 3 याद रखने हैं। क्लियर। भारत रत्न 1997 में, किंग चार्ल्स द्वितीय या सेकेंड मेडल 2007 में, हूवर मेडल 2008 में। क्लियर। एक वीर सावरकर पुरस्कार है जो कि 1998। तो 1997 में भारत रत्न, 1998 में वीर सावरकर, किंग चार्ल्स सेकेंड मेडल 2007, हूवर मेडल 2008। यहां से आपको इतना याद रखना है। बाकी भारत के यह 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 2023 का जो थीम है हमने उस पर बात कर लिया। डेट कौन सा है? 15 अक्टूबर। वैश्विक स्तर पर 2010 से मनाया जा रहा है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना था जो कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आई होप सो कि हम डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरुणोदय 2.0। अरुणोदय 2.0 यह एक गरीबी उन्मूलन योजना है। पहला आपका जो नोट्स में लाइन आना चाहिए कि यह जो अरुणोदय 2.0 है यह गरीबी उन्मूलन योजना है।
किसने शुरू किया है? तो असम सरकार ने शुरू किया है, असम सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। महिला जो कि गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं को इसमें क्या होगा कि मासिक तौर पर पैसा दिया जाएगा, हर मंथ पे पैसा दिया जाएगा। 1250 रुपए की राशि प्रति माह के 10 तारीख को उनके खाते में जमा कराए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, यानी असम राज्य सरकार के द्वारा। योजना का नाम क्या है? अरुणोदय 2.0। सो ये काफी इनोवेटिव योजना है, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी योगदान होगा। जहां कुछ नहीं वहां गरीबी में अगर 1250 रुपए एक महिला के अकाउंट में जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि काफी सहयोगी और लाभकारी ही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम, क्लियर, नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सो शुरुआत इसका भारत सरकार के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। क्लियर, देखिए यहां से आप जीएस को भी आप रिलेट कर सकते हैं, जीएस के सेगमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो पहले हम इंट्रो को लिखते हैं जो कि 20 से 25 शब्द का 30 शब्द का होता है। उसके बाद हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी में अगर 250 शब्द का क्वेश्चंस है तो 200 से 180 से लेकर 200 शब्दों को हम लिखते हैं बॉडी के अंतर्गत। अगर क्वेश्चंस 150 शब्द के होते हैं तो 80 से 100 शब्द को हम लिखते हैं बॉडी के अंतर्गत। उसके बाद जो कंक्लूजन्स होता है, निष्कर्ष, वहां पे भी 25 से 30 शब्द को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। इन्वायरमेंट का जब क्वेश्चंस आप डील करेंगे तो वहां पर ये आपको काफी उपयोगी होगा, एज ए कंक्लूजन्स के लिए भी और बॉडी के लिए भी। होता है ना कि सरकार क्या प्रयास कर रही है पर्यावरण के लिए, क्या एक इनोवेटिव प्रोग्राम को ला रही है, तो ये सब चीजें आपको 1 बाय 1 याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये जीएस के सेगमेंट से भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। सो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट पहल जो है वह स्वैच्छिक है। ठीक है, क्लियर, स्वैच्छिक है। इसका उद्देश्य 8 विशिष्ट गतिविधि श्रेणियों में पर्यावरण अनुकूलन कार्यों को पुरस्कृत करना है। ठीक है, वो 8 गतिविधियां क्या क्या हैं? पहला है वृक्षारोपण। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में हरित आवरण को लाना, ग्रीनरी को फैलाना। दूसरा है जल प्रबंधन। इसका उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट जल उपचार और पुनः जल संचरण, जल संचयन और दक्षता को बढ़ाना। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें स्थायी कृषि। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक एवं पुनर्योगी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, भूमि की बहाली, उत्पादकता, मिट्टी की स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट इसमें है कचरे का प्रबंधन। इसमें क्या है? संग्रहण करना, पृथक्करण और पर्यावरण अनुकूलन, विघटन और जैसी टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को आगे बढ़ाना। इसमें नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में कमी। इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को कम करने तथा अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना। लास्ट इसमें है मैक्रो संरक्षण और पुनर्स्थापन। इसका उद्देश्य क्या है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मैंग्रोव का संरक्षण एवं बहाली। ये टोटल 8 हो गई गतिविधियां किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत। क्लियर, तो आप इनको याद रख लेना। मैंने जीएस का क्यों बोला कि जीएस का सेगमेंट हो गया? क्योंकि अगर आप इन थॉट्स को, इस स्किल को अगर आप अपने आंसर राइटिंग के अंतर्गत लाते हैं तो काफी उपयोगी होगा, और जो आंसर है वो वेटेज के रूप में भी दिखेगा। ठीक है, क्लियर। क्या कहा गया है इस प्रोग्राम के तहत कि जो इच्छुक पार्टियां हैं प्रशासन के साथ अपने गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज कराना होगा और नामित एजेंसियां गतिविधियों का सत्यापन करेंगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ग्रीन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। याद रखना,
जो उनका परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर प्रशासन ग्रीन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान। इसको हम IMI के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इंटेंसिफाइड मिशंस इंद्रधनुष। क्लियर। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 है, यानी कभी इसकी शुरुआत भी करी गई थी। क्लियर। तो उसको भी पहले जान लेना काफी जरूरी होता है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी थे। तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था क्या, मिशन इंद्रधनुष। आज के समय में 5.0 की बात करी जा रही है। क्लियर। इसका क्या टारगेट था कि 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन है। क्लियर। किस मंत्रालय के तहत? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कार्यान्वित है। ओके। यह कार्यक्रम उन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका कि टीकाकरण नहीं हो पाया है। ओके। पहली बार IMI 5.0 को देश के हर जिले तक विस्तार किया गया। हालांकि जब भी ये इनिशिएटिव लिया जा रहा था मिशन इंद्रधनुष, तो होता क्या था कि कुछ राज्यों के एक चुनिंदे जिला को ले लिया जाता था आंकड़े के हिसाब से, और वहां पर ये कार्यक्रम चलाया जाता था। ठीक है। जैसे पहली बार में उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिला को ले लिया गया, छत्तीसगढ़ के कुछ जिला को ले लिया गया, यानी पूर्ण रूपेण पूरे राज्य को कवर नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 है, ये पूरे भारत को कवर किया गया है, पूरे भारत के पूरे जिलाओं को यहाँ पे कवर किया गया, यानी किसी भी जिला को इसमें छोड़ा नहीं गया। होलिस्टिक लेवल पे इसको किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। और इस बार इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करने की बात कही गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली हर बार होता क्या था, 0 से 2 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता था। साथ ही साथ जो गर्भवती माँ होती हैं उनको कवर यहाँ पे कराया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को कर, यानी 0 से 2 वर्ष जो था वहां पे अब 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कवर करने की बात कही गई है। पिछली बार 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक है। अभियान को 3 चरण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए रहना चाहिए। पहला है 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण है 11 से 16 सितंबर, और तीसरा है 9 से 14 अक्टूबर। ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है। ये आप याद रखना कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, कब से हुई है, और क्या इसका मोटिव है। क्लियर। और ये 5.0 जो है इस बार क्या नया लेकर आया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार प्रयाग योजना। ठीक है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ओके। सरकार ने राज्य के अंदर जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य से यह पोर्टल लॉन्च किया है। तो उद्देश्य समझ गए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए है, कि इनके जो राज्य के युवा हैं, राज्य के अंदर जो युवा हैं उनके लिए। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ के CM अभी पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, विधानसभा सीट 79, राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट यहाँ पर 5 है, जिला टोटल 13 है। क्लियर। कैपिटल देहरादून। ओके। चिपको आंदोलन को भी उत्तराखंड से जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि चिपको आंदोलन का जन्म स्थान उत्तराखंड है। 2000 से 2006 तक उत्तराखंड को हम उत्तरांचल के नाम से जानते हैं। हालांकि वेदों की अगर बात करें तो उत्तराखंड का नाम मिलता है। ओके। जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम रखा गया। राज्य का जो सीमा है, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलता है।
जो गंगा और यमुना नदी है उसका जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड है, गंगा का गंगोत्री और यमुना का यमुनेत्री। ओके, तो एवरीबॉडी टोटल ये टॉपिक थे जिसपे कि हमने बात करना चाहा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका छोटा सा भी शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, तभी ये जो डिस्कशंस है, एनालिसिस है, ये एग्जाम के रिलेवेंट उपयोगी होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।